हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपीएसआई से संबंधित सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। और यहाँ पर यूपीएसआई वालों की थोड़ी खुशखबरी ये है कि यूपीएसआई में जो पहले वैकेंसी शायद आपकी 5400 आने वाली थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर आपकी 9000 हो गई है। ये अभी यूपी तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से इंटरव्यू लिया गया है, उसमें से बताया गया है कि आपकी जो वैकेंसी रिलीज हो रही है वो आपकी सितंबर के प्रथम माह में आपकी आ सकती है। ठीक है, सितंबर के प्रथम माह में आ सकती है। तो तैयारी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल जोरों शोरों में रखिए। ठीक है, एग्जाम आने से पहले आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर तैयारी हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देखते चले। हिंदी भी आपकी कंप्लीट हो रही है, इधर आपकी जीके, मूल विधि, इतिहास जितने भी हैं सभी हम कंप्लीट करा देंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। तो याद रखिए, जो चोल साम्राज्य के लोग थे, ये जैन सभाओं को दान में जो दिया करते थे उस भूमि को क्या कहा जाता था। यहाँ पर जवाब से क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड नंबर, उसे बोला जाता था पल्ली छद्दानम। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। ये कहा जाता था जो जैन सभाओं को दान में देते थे। ठीक है, देखो चोल शासक थे, ये 5 प्रकार के भूमि उपहार में देते थे 5 लोगों को, अर्थात यहाँ पर देखो लिखा है वेल्लान गवाई। ठीक है, ये जो देते थे वो आपके जो गैर ब्राह्मण थे, किसान मालिकों के लिए भूमि देते थे। और वहीं पर देखा जाए साला भोग, तो साला भोग विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी। यहाँ पर दिया ब्रह्मादेव। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मादेव होती है, ब्राह्मणों को दी जाती थी ये वाली भूमि। ठीक है, और एक और होती थी जो कि कह सकते हैं कि देवदाना था, ये मंदिरों को उपहार दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। चलिए साथियों, ऐसा कौन सा शासक था जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 66 का, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ये कह सकते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पुरस्कार की जो घोषणा किया था, ये किया था आपके जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। और ये जो आपका किया गया था आपके 16 अगस्त 1932 को किया गया था। ठीक है, इसमें से आंगड़ी जाति, अनुसूचित जाति, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, दलित वर्ग, ये इसमें से सभी आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। किस नदी का समागम अरब सागर में है, अर्थात अरब सागर में समा जाने वाली आपकी यहाँ पर नदी कौन सी है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी है जो कि आपके अमरकंटक से निकलती है और इसके बाद जबलपुर के पास आपके जलप्रपात का निर्माण करती है, स्टूडियो का निर्माण करती है और इसके बाद आप कह सकते हैं अरब सागर में आकर गिरती है। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली आपकी नदी है, याद रखिएगा, भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी और अरब सागर में गिरने वाली ये आपकी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कहाँ पर, अरब सागर में गिरने वाली आपकी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। और भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है आपके कर्नाटक में है। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, आपके कर्नाटक में है। एक शहर पड़ता है चिक्कमंगलुरु शहर के पास आपका स्थित है और प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्से के रूप में भी एक संरक्षित आपका बाग क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। डेन्यूब नदी है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, तो डेन्यूब नदी जो कि कह सकते हैं आपके इसका उद्गम है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट जो आपका है
तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जर्मनी से आपका निकलती है। ठीक है, जर्मनी। और काफ़ी बड़ी नदी आपकी है, यह डेन्यूब, लगभग आपके 27-30 किलोमीटर के लगभग आपकी है, ये दक्षिण पूर्व में आपकी बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। 1856 में निम्नलिखित में से कौन कौन से कानून पारित हुए थे यहाँ पर? तो धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। क्या क्या इसमें लागू हुए थे? तो यहाँ पर आपके कुछ कूट दिए हैं। तो देखो, पहला तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं 1856 में, ये देखो 1856 की बात हो रही है। तो 1856 में जो आपका हुआ था वो आपका पहला हुआ था धार्मिक असुविधा कानून, और दूसरा आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये हुआ था 1856 में। ठीक है, राज्य हड़प नहीं आपका है जो 1856, ये पहले ही आपका हो गया था। ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पर जवाब हो जाएंगे सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है वो कितना लगता है? चलिए 72 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। 72 का जवाब सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? लगभग 25 करोड़ वर्ष आपके लगते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है मार्मगाओ पत्तन स्थित है। मार्मगोवा ऐसे होता है, मार्मगाओ है ना। तो मार्मगाओ जो आपका है वो आपके गोवा में है। ठीक है, एक जुआरी नदी वहाँ पर है। ठीक है, जुआरी नदी है, उसी में आपका ये पत्तन बना हुआ है मार्मगोवा, जो कि आपके गोवा राज्य में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के और आते हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य, अर्थात एक आपने सुना होगा एका आंदोलन, जो एका आंदोलन था ये कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ये आपका हो जाएगा एका आंदोलन, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक घटक के रूप में भी जाना जाता है। आपके उत्तर प्रदेश, हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में लगान वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूलों को लेकर अवध के किसानों ने यह आंदोलन आपका चलाया था। ठीक है, अवध के आंदोलन ने चलाया था किसानों ने। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है? यहाँ पर आपकी किरणें हैं, और सबसे ज़्यादा आपकी जो कह सकते हैं कि उच्चतम ऊर्जा होती है वो आपकी होती है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 गामा किरणों में। ठीक है, किस में होती है? गामा किरणों में होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है, क्योंकि धूम्रपान करने से क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में। ऐसा क्यों हो जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा आपकी घटती चली जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? घटती चली जाती है, तो इस कारण से आपके यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण से हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है? देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका 77 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका है कौशाम्बी। ठीक है, ये कौशाम्बी है जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध आपका तीर्थ स्थल है। ठीक है, इलाहाबाद से लगभग 60 मील दूर आपका स्थित है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित किए गए हैं? सॉफ्टवेयर पार्क, तो यहाँ पर देख सकते हैं 78 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर 3rd नंबर, नोएडा और आगरा में। ठीक है, कहाँ पर किए गए हैं? तो आपके नोएडा और आपके आगरा में स्थापित किए गए हैं निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह में नहीं है। देख सकते हैं, हमने बता दिया है कि यूपी स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट की अगर वैकेंसी है तो यूपीएसआई आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपीएसआई हम बहुत ही जल्द यहाँ पर आपको कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह में नहीं है, नहीं शब्द दिया है साथियों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मछली भी है, धनुष है, तीर है, मोर नहीं है। ठीक है, मोर नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, यह आपकी कब की गई थी?
जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट, 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में की गई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो कि आपके मूल विधि संविधान से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग टेस्ट लगाएंगे। पहले हमने यहाँ पर जीके का टेस्ट लगा लिया था ताकि थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर सरल हो जाए, पहले से आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रयत्न के लिए दंड का उपबंध है। भ्रष्टाचार निवारण, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो आपको है किस धारा के अंतर्गत मिलता है? 41 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट, आपके धारा 15 में, ठीक है। किसमें? आपके धारा 15 के लिए आपका उपबंध है। जबकि देखा जाए धारा 17 में जो अन्वेषण करने के लिए आपका कह सकते हैं प्राधिकृत व्यक्ति है। धारा 19 में अभियोजन के लिए है, जो कि पूर्व मंजूरी आवश्यक होना चाहिए। और धारा 27 में अपील एवं पुनरीक्षण का उपबंध होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों जिन पर अत्याचार हुआ है, ठीक है, किन पर? देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जिन पर अत्याचार हुआ है को न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की, जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, व्यवस्था करने का दायित्व है। तो अगर देख सकते हैं किन पर अत्याचार हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो इसकी व्यवस्था करने का जो अधिकार है वो आपके किसके पास दिया गया है? तो याद रखिएगा कि ऐसे में जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन आपके कार्य किया जाएगा। जो केंद्र सरकार आपकी नियम बनाती है उसी के अनुसार आपका कार्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अधीन राज्य आयोग के सदस्य को पद से हटाए जाने का उपबंध है? जो अधिनियम आपका बनाया गया था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में धारा के अधीन राज्य आयोग के सदस्य को पद से हटाए जाने का जो उपबंध है वो किस आपके धारा के अंतर्गत है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 43 का हो जाएगा आपका थर्ड, आपके धारा 23 में, ठीक है। कितने में? धारा 23 के अंतर्गत आपका राज्य के आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना आपका दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपराधिक मना स्थिति में शामिल नहीं है। आपराधिक में, तो आपराधिक मना स्थिति में जो शामिल आपके नहीं हैं वो आपके हैं ऑप्शन फर्स्ट आपका हेतु, ठीक है। हेतु मतलब कि आशय, ज्ञान और उपेक्षा इनमें से शामिल है, लेकिन यहाँ पर हेतु शब्द आपको शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक है? एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक आपका है, और ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका चोरी, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर चोरी हो जाएगा, 45 फर्स्ट हो जाएगा। याद रखिए भारतीय दंड संहिता जो आपकी 103 है, ठीक है। दंड संहिता 103 के अंतर्गत लूट के अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो का आवश्यक तत्व है। दूसरे पक्ष को भी सुनो का आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका आवश्यक तत्व है सूचना और सुनवाई, ये दोनों ही आपकी आवश्यक हैं। तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, सूचना सुनवाई, अर्थात ऑप्शन आपका फर्स्ट और दोनों आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोटरयान अधिनियम की धारा के अंतर्गत स्वामित्व का अंतरण किया जाता है। मोटरयान अधिनियम की धारा यहाँ पर कह सकते हैं जो धारा आपकी है वो आपकी है धारा 50, ठीक है। धारा 50 के अंतर्गत स्वामित्व का जो अंतरण किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो 45 है इसमें रजिस्ट्रीकरण संबंधित आपके होते हैं जो प्रमाण पत्र होते हैं, और जो धारा 48 होता है धारा 48 में आपेक्ष न होने का प्रमाण पत्र। और वहीं पर देखा जाए तो धारा 52 क्या है? इसी से संबंधित है। यहाँ पर जो 50 का मतलब क्या है कि मोटरयान अधिनियम की धारा के अंतर्गत स्वामित्व मतलब वो उसी का है, लेकिन धारा 52 में थोड़ा सा डिफरेंस है कि मोटरयान में परिवर्तन है उन प्रधान, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? परिवर्तन संबंधी जो प्रावधान है वो आपके 52 में है, ठीक है। लेकिन स्वामित्व अर्थात जिसकी मोटर है वो आपके 50 में है, ठीक है। तो इसका जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण का गठन संबंधी प्रावधान। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का जो गठन है, इसका जो प्रावधान है ये आपका है धारा 38 के आपके ठा में, धारा 38 के ठा में आपका ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण निवारण नियंत्रक एवं उपशयन हेतु प्रावधानों को वर्णन है। पर्यावरण प्रदूषण निवारण नियंत्रण एवं उपशयन हेतु प्रावधानों का वर्णन है, और इसका जो वर्णन आपको मिलता है वो धारा 7 से लेकर 17 में। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण निवारण नियंत्रण एवं उपाशयन, इस जो मिलता है धारा 7 से लेकर 17 तक देखने को मिलता है। अगला है कि दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। दहेज देने या लेने के लिए जो आपका होगा वो आपका अधिनियम होता है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, धारा 5 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 5 के अंतर्गत दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा आपका। ठीक है, अच्छा यहाँ पर धारा जो 4 होती है उसमें दहेज मांगने के लिए सख्ती। ठीक है, और धारा 6 में क्या होता है, तो धारा 6 में दहेज का पत्नी या उसके वरिशों के फायदे के लिए होना, तथा धारा 7 में देखा जाए तो अपराधों का संज्ञान का वर्णन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट देखना है, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। जो नए बच्चे आपके हैं जो पहली बार तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। यहाँ पर रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया, बताइए। रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है, तो रामू ने जो अपराध किया है वो किस प्रकार का अपराध किया है। अत्याचार का नहीं किया है, गृह अत्याचार का, तो जवाब हो जाएगा आपका बी, गृह अत्याचार का यहाँ पर कह सकते हैं कि अपराध किया है। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अब इसमें से एक भारतीय दंड संहिता होती है 442। ठीक है, 442 के अंतर्गत गृह अत्याचार का यहाँ पर अपराध किया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है। वेरी लाइट पिस्टल, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कि रात में आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कि वेरी लाइट पिस्टल जो होती है उसका प्रयोग जो आपका प्रयोग करते हैं वो आत्मरक्षा के लिए होता है। ठीक है, आत्मरक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए। अगला है कि ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में हिस्ट्री शीट का समावेश होता है। ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में हिस्ट्री शीट का समावेश होता है, तो हिस्ट्री शीट का जो समावेश होता है वो आपका होता है किसमें, तो 53 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा भाग 5 में। ठीक है, किस में होता है, भाग 5 में होता है। ठीक है, हिस्ट्री शीट का समावेश। ठीक है, ये आपकी ग्राम अपराध नोटबुक की आपके संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 54 का ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा 1948। ठीक है, 1948 में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट जो पारित हुआ 1948 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट व स्वपरीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास हो और स्वपरीक्षण रिपोर्ट से अभियुक्त को लाभ मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि क्या करना पड़ेगा, तो स्वपरीक्षण रिपोर्ट स्वीकार की जाए और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अस्वीकार की जाए। ऐसी स्थिति में आपका डी आपका हो जाएगा कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट व स्वपरीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास हो और स्वपरीक्षण रिपोर्ट से अभियुक्त को लाभ मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो स्वपरीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार की जाएगी और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अस्वीकार कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि एक फरार अपराधी हुआ होता है जो, फरार अपराधी कौन होता है, तो फरार अपराधी आपका होता है यहाँ पर 56 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, जिसके विरुद्ध धारा 82 CRPC के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो उसे हम लोग फरार अपराधी कहते हैं। ठीक है, 82 के अंतर्गत जो आपका फरार हो जाता है
उसके तहत होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि हिस्ट्री शीट बंद करने के बाद निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है। अगर कोई हिस्ट्री शीट बंद हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए जो आपकी कार्यवाही की जाती है वो आपका क्या कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हिस्ट्री शीट बंद करने के बाद जो कार्यवाही की जाती है वो आपकी होती है केवल निगरानी करना व तत्सम संबंधी अंकन बंद कर दी जाती है। ठीक है, केवल निगरानी करना होता है, वह जितनी भी संबंधी अंकन होती है वो आपकी क्या होती है, आपकी बंद कर दी जाती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोक अभियोजक निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है। लोक अभियोजक जो होता है वो किसके अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पर 58 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट के कह सकते हैं अधीन कार्य करता है, और ये धारा आपकी होती है 24। ठीक है, धारा 24 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करता है। अगला है एक राज्य का राज्यपाल। जो एक राज्य का राज्यपाल होता है वो आपका क्या हो जाएगा। तो राज्य का राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही आपके पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं वो आपकी कितने हैं। तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी 79 और 40। अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 40 हो जाएंगी। अगला है कि हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। आर्थिक नियोजन जो हमारे संविधान में शामिल किया गया है वो आपकी किस में है। तो जवाब यहाँ पर आपका 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा आपका थर्ड नंबर आपके समवर्ती सूची में। ठीक है, आपकी समवर्ती सूची में आपको इसको रखा गया है। ठीक है, इसमें 47 विषय हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा में संसद बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो आपकी कितनी होती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए या इससे अधिक हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी, तो आपके 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं या विषयबद्ध हैं। संविधान की अष्टम अनुसूची में, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाएं हैं वो आपकी कितनी हैं, तो 22 भाषाएं। अभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि ये क्वेश्चन आपका कट है, बहुत दूर है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसे हम स्किप कर दें। तो इतने यहाँ पर प्रश्न हमने यहाँ पर कह सकते हैं जितने आपके क्वेश्चन होते हैं हमने यहाँ पर लिया था। सामान्य ज्ञान का टेस्ट हमने पहले ही सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो देखो भाई, जो बच्चा रिपीटर है, पहले से तैयारी कर चुका है, तो उसके लिए ये टेस्ट थोड़ा सा सरल लगा होगा। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल से नया है उसको कैसे पढ़ना है ये समझो। उसको मूल विधि की किताब लेके आना होगा, मूल विधि की किताब से पढ़े। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट हम आपको लगवा रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट की PDF भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करिए, और कह सकते हैं कि उसके बारे में फुल डिटेल करते रहिए। और मूल विधि, पर्सनल मूल विधि की क्लास हम आपको यहाँ पर कर देंगे। बल्कि अभी बच्चे थोड़ा सा अनएक्टिव हैं, कह सकते हैं नए बच्चे को दिक्कत होगी, इसलिए पर्सनल मूल विधि के यहाँ पर वीडियो भी हम नहीं लाए हैं। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि मूल विधि लाने का मतलब ये है कि आप वीडियो को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, नोट्स के माध्यम से पढ़ाई करिए, तभी तो हो सकता है। देखो यहाँ पर संविधान आपको समझ में आ जाएगा, GK GS समझ में आ जाएगी, हिंदी समझ में आ जाएगी, लेकिन मूल विधि समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और जब मेहनत करेंगे तभी आपका उद्धार भी होगा। समझ में आ गया ना। तो वीडियो लाइक करें, सभी लोग दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और यूपी स्पेशल भी आपको कह सकते हैं मिल जाएगी क्लासें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।